हेलो दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लॉ के लेक्चर्स में। दोस्तों आइए हम अपना एलएलपी एक्ट आज हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर किया था। आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो जस्ट थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, तो आप ये लेक्चर एंड तक सुनिए और काफ़ी ईजी कंटेंट है इसमें, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स मीन्स कौन सी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एक एलएलपी को करना होता है। जैसे हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना, तो इनको क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने होते हैं, इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो हम वही देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एलएलपी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सारे मेंटेन करने होंगे, उसको भी कैश बुक रखना होगा अपने पास में, सारे सब्सिडरी बुक्स उसको अपने पास मेंटेन करने होंगे दोस्तों। जो हम रेगुलर अकाउंटिंग जैसा करते हैं ना, वैसा ही इसको भी अकाउंटिंग करना होगा। हर साल इसको करना है जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक, और कैश बेसिस पे भी कर सकती है ये, और एक्रूअल बेसिस पे भी इसका अकाउंटिंग हो सकता है। तो कोई भी तरीका ये अपना सकती है, कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। और डबल एंट्री सिस्टम पे ही इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है हमारा अकाउंट्स में, वैसे ही इसको भी डेबिट और क्रेडिट सिस्टम में ही मेंटेन रखना पड़ेगा। और इसको अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखने हैं, और जितने पीरियड के लिए ये एक्ट बोलेगी उतने पीरियड के लिए उसको हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, उतने साल के लिए उसको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। दोस्तों इसको एक और स्टेटमेंट बनाना होता है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है हर बार वो लिख के देगी कि उसके पास कितने एसेट्स है, उसके कितने लाइबिलिटीज़ है, तो इसको कहते हैं दोस्तों सॉल्वेंसी स्टेटमेंट। इसका कहना ये होता है, ये स्टेटमेंट का बताना ये होता है कि हम स्टिल एलएलपी जो है ये सॉल्वेंट है, उसके सारे एसेट्स बेच के लोन चुकता किए जा सकते हैं, अभी भी एलएलपी सॉल्वेंट है। तो ये स्टेटमेंट बनाना होता है, हर एक एलएलपी को बनाना पड़ेगा। और ये कब बनाना है? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद विदिन 6 मंथ्स बनाना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो एंड होने के बाद 6 महीने के अंदर मीन्स 30 सितंबर तक इसको बनाना होगा, और 30 सितंबर से पहले इसको फाइल करना ज़रूरी है रजिस्ट्रार के पास में। ये जो स्टेटमेंट है ये 30 सितंबर से पहले बना के रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होगा, और ये 31 मार्च तक का ही बनाना है हर साल। और ये जो स्टेटमेंट है ये साइन कौन करेगा? ये डेसिग्नेटेड पार्टनर्स जितने हैं ना एलएलपी में, वो सारे डेसिग्नेटेड पार्टनर्स इसके ऊपर साइन करेंगे। क्लियर? और फिर ये रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर दिया जाएगा। एवरी एलएलपी शाल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। तो वही रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना है हर साल, उसका जो फॉर्म होगा उसी फॉर्म में करना है, और कुछ अगर फीस होगी तो वो फीस भी आपको भरना पड़ेगा फाइलिंग के साथ में। उसके बाद दोस्तों एलएलपी के जो अकाउंट्स है ये हर साल उसको ऑडिट करवाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी वो रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंगली अगर वो ऑडिट के क्राइटेरिया में आती है तो उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा एलएलपी को। और अगर ये सेक्शंस में जितनी भी बातें दी गई अगर एलएलपी ने अगर ये फॉलो नहीं किया, अगर वो फेल हो गई कंप्लाई करने में, तो फिर उसको फाइन लगेगा 25,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का। और हर डेसिग्नेटेड पार्टनर को, डेसिग्नेटेड पार्टनर बोला है, हर डेसिग्नेटेड पार्टनर को उसको भी फाइन भरना पड़ेगा 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का। तो दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ऑडिट करवाना होता है, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी जो बनाया जाएगा वो रजिस्ट्रार के पास में फाइल भी कर देंगे, वो विद इन 6 मंथ्स बनाना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो एलएलपी को फाइन लगेगा 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का, और हर डेसिग्नेटेड पार्टनर को भी फाइन भरना पड़ेगा 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न, हर साल रिटर्न भी भरना पड़ेगा उसको। हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न ये उसको फाइल करना है, ऑथेंटिकेट करना है, और रजिस्ट्रार के पास में उसको फाइल करना है। कब फाइल करना है? विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खत्म होता है ना, तो इसके बाद 2 महीने के अंदर देना है, मीन्स अप्रैल और मई, 31 मई तक इसको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास में। जो फॉर्म होगा उसी फॉर्म में देना पड़ेगा, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें भर के देना पड़ेगा, और उसके साथ में अगर फीस कुछ अगर भरनी पड़े तो वो भी भरनी पड़ेगी।
तो एक एनुअल रिटर्न भी बनाना पड़ेगा। देखो दोस्तों क्या क्या बनाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा। कब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, और वो भी रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना है, ऑडिट करवाना है, और एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। और एनुअल रिटर्न फाइल करने का कितना समय दिया है, 2 मंथ्स बोला है। 2 मंथ्स कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहाँ से 60 डेज बोला है। क्लियर। और अगर एलएलपी ये सेक्शन की बातें कंप्लाई नहीं करती है तो उसको फाइन लगेगा 25,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का। और डेसिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे भी डेसिग्नेटेड पार्टनर ही है, डेसिग्नेटेड पार्टनर को भी फाइन लगेगा 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का। तो सेम उतना ही फाइन है जितना ऊपर के सेक्शन में दिया था, ये सेक्शन में भी उतना ही फाइन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं, देखते हैं कन्वर्जन इनटू एलएलपी। हमने दोस्तों जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कोई अगर आपकी फर्म है तो इसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं एलएलपी में, और इसके सारे प्रोविजंस किस में दिए हुए हैं, सेकंड शेड्यूल में दिए हुए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको भी आप एलएलपी में कन्वर्ट करवा सकते हो, और इसके लिए हमने थर्ड शेड्यूल में प्रोविजंस लिखी हुई है। और अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो एलएलपी में, और इसके लिए फोर्थ शेड्यूल में हमने सारी प्रोविजंस लिखी है। तो ये 3 शेड्यूल्स हमने देखे थे दोस्तों। अब उसके ऊपर ही पॉइंट है कि एलएलपी, अगर कोई फर्म है उसको एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से होगा। प्राइवेट कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो फिर थर्ड शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस लिखी गई है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो फोर्थ शेड्यूल में इसके लिए हमने प्रोविजंस लिखी है, वो आपको फॉलो करनी होगी। वो सारी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके फॉलो करने होंगे जो हमने शेड्यूल में लिख के रखे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आपने कन्वर्ट करवाया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आपकी फर्म थी, आपने उसको एलएलपी में कन्वर्ट करवाया तो आपकी अब फर्म अब एलएलपी के नाम से जानी जाएगी ना, तो इफेक्ट क्या होगा उसका, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले क्या कहा है, तो रजिस्ट्रार को अगर लगता है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि एक फर्म, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मीन्स आप जो भी कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि हम तीनों का एक साथ देखने वाले हैं अभी, तीनों का इफेक्ट एक जैसा रहने वाला है। तो अगर आप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आपकी, आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन तो रजिस्ट्रार के पास में ही देनी होगी ना, एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है कि आपको ये जो कन्वर्ट करवाना है इससे रिलेटेड आपने सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हुए हैं, जैसे आपकी फर्म है, आप इसको एलएलपी में कन्वर्ट करवाओगे तो इसके लिए सेकंड शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार चेक करेगा कि आपने सेकंड शेड्यूल के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं क्या, वो उसको अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ऐसे ही अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो देखेगा आपने थर्ड शेड्यूल के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं क्या। और ऐसे ही अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखेगा वो कि आपने फोर्थ शेड्यूल में जितने भी प्रोविजंस है आपने वो कंप्लाई किए हैं क्या। और सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर वो कि आपने सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो रजिस्टर कर देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। और उसमें जो डेट वो मेंशन करेगा उस डेट से आपकी जो एलएलपी है वो एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। क्लियर। वो सर्टिफिकेट में डेट मेंशन करेगा कि इस डेट से ये एलएलपी जो है एग्जिस्टेंस में आ गई है और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने इशू किया है। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर एलएलपी को क्या करना होगा, अब आपकी जो फर्म थी, मान लो फर्म थी या प्राइवेट कंपनी थी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, अब आपने कन्वर्ट करवा दी। अब कन्वर्ट करवाने के बाद अब आप एलएलपी हो गए। आपकी जो ये थी फर्म थी, अब वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। अब एलएलपी को क्या करना होगा, जैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया, तो उसके पास 15 दिन है। 15 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब किसको इन्फॉर्म करना है, उसको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। जैसे मान लो कोई फर्म थी, फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तो अब एलएलपी क्या करेगी, 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, अब ये फर्म थी ना, तो इसका पहले रजिस्ट्रार कौन था, पहले वाला रजिस्ट्रार, इसका रजिस्ट्रार था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो ये किसको इन्फॉर्म करेगी 15 डेज के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करेगी। क्या इन्फॉर्म करेगी, वो बोलेगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स
पहले हम आपके अंडर रजिस्टर थे, पहले हम आपके साथ थे जुड़े हुए क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म थे। अब हमने अपनी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने रजिस्ट्रार जो किया है आरओसी के पास किया है, अब से हम एलएलपी बन गए हैं। तो हे रजिस्ट्रार, आपके पास जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अब आप हमको आपके रजिस्टर में से हमारा नाम हटा दो। इसने जब हमारी फर्म को रजिस्टर किया था तो इसने रजिस्टर में एंट्री की थी, तो हम इसके पास इसको इन्फॉर्म करेंगे कि अब हमारा नाम उस रजिस्टर में से हटा दिया जाए, हमारा जो नाम है उस रजिस्टर में से आप हटा दो। ठीक, क्योंकि अब हम पार्टनरशिप फर्म रहे ही नहीं, अब हम किस में कन्वर्ट हो गए, एलएलपी में कन्वर्ट हो गए। मान लो आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आपने उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये जो एलएलपी है ये 15 डेज में किसको बताएगी, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताएगी, क्योंकि ये पहले कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रार जो होता है वो आरओसी होता है। तो आरओसी को इन्फॉर्म करेगी विद इन 15 डेज कि हे आरओसी, पहले हम आपके यहाँ पे प्राइवेट कंपनी करके रजिस्टर थे, क्योंकि एलएलपी भी आपके पास में ही होता है, एलएलपी का भी काम आप ही देखते हो, तो अब हमारा नाम एज अ एलएलपी वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, अब हमको प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी से हटा दो, आपका हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में से हटा दो एज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर। और मान लो आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, आपने एलएलपी में कन्वर्ट करवा दिया, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, 15 डेज में आरओसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पुरानी कंपनी थी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका देखरेख कौन करता था, आरओसी करता था, उसका जिम्मेदारी सब आरओसी के पास में थी। तो एलएलपी, अब आप क्या बोलोगे इन्फॉर्म करते वक्त कि हमने उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया है, एलएलपी का भी काम आप ही देखते हो, लेकिन हमारी एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है, आपने जो हमारा नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा था अब उसको कंपनी के रजिस्टर में से हटा दो, ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। क्लियर। तो ये कन्वर्जन हुआ है, ये बताना पड़ेगा। तो अगर आपकी फर्म है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताओगे, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी तो फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताओगे, आरओसी को बताओगे, इन्फॉर्म करोगे विद इन 15 डेज। और जैसे ही आपने कन्वर्ट करवा दिया तो जो फर्म के पहले पार्टनर्स थे, पहले आपकी फर्म थी ना, उसमें जो पार्टनर्स थे, या फिर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी थी तो आपके उसमें शेयर होल्डर होंगे, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी होगी तो उसमें आपके शेयर होल्डर्स होंगे। तो वहाँ के जो शेयर होल्डर होंगे, या फिर आपकी अगर पुरानी फर्म थी तो उसमें जो पार्टनर्स होंगे, अब वो एलएलपी के पार्टनर कहलाए जाएंगे, अब वो एलएलपी के पार्टनर कहलाए जाएंगे, और उनके ऊपर सारे शेड्यूल्स की जो प्रोविजंस है उससे वो बाउंड हो जाएंगे, उनको अब एलएलपी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ के जो पार्टनर्स थे फर्म के, अब वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे। अगर आपकी कंपनी थी तो आप वहाँ पे शेयर होल्डर थे, वहाँ के शेयर होल्डर जो है वो एलएलपी में पार्टनर्स बन जाएंगे, और उनको जो शेड्यूल्स में प्रोविजंस दी गई है हमारी एलएलपी एक्ट में उससे वो बाइंड हो जाएंगे, और वो सारे प्रोविजंस शेड्यूल्स के उनको अप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर। कन्वर्जन जैसे ही हो जाएगा, जिस तारीख को आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है तो उसी तारीख से आपको ये कन्वर्जन जो है ये भी अप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन शैल बी एज स्पेसिफाइड इन वेरियस शेड्यूल्स। तो जो शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कन्वर्जन होने के बाद में आपको क्या क्या अप्लीकेबल है, कौन से इफेक्ट हो जाएंगे, वो सारे आपको अब अप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपकी एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल चुका है एलएलपी का, तो अब क्या होगा, अब देखो क्या बोला है, अब एलएलपी जो है, जो नाम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है उस नाम की एलएलपी जो है वो अस्तित्व में आ गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, और उसको भी रजिस्टर्ड हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। जैसे ही रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया है, जो तारीख उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगी उस तारीख से ही आपकी एलएलपी जो है ये एग्जिस्टेंस में आ गई ऐसा माना जाएगा, और आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है एलएलपी एक्ट के अंडर ऐसा माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये होता है। और क्या होगा, जितने भी एसेट्स थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, आपकी पुरानी फर्म की या फिर आपकी अगर कंपनी थी तो उसकी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी वहाँ की प्रॉपर्टी थी, जो कुछ भी उधर के एसेट्स थे, उधर के राइट्स, प्रिविलेजेस और उधर की लाइबिलिटीज़ भी, अब वो सारी लाइबिलिटीज़ किसकी हो जाएगी, अब वो सारी लाइबिलिटीज़ एलएलपी की मानी जाएगी दोस्तों। क्लियर। वो सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज़, सारे राइट्स जो कुछ भी है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे और एलएलपी के नाम पे हो जाएंगे। उसके लिए और कोई प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी, अगर मुझे कुछ बेचना है
मुझे कुछ बेचना है, मुझे किसी के और के नाम पे ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पे ट्रांसफ़र करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कन्वर्जन किया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है वो एविडेंस है कि आपकी जो फर्म थी अब एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है। फर्म के पास जो जो एसेट्स थे, अब वो सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ फर्म की अब किसकी हो गई? एलएलपी की। आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्म का एग्जिस्टेंस अलग होता है, वो एक अलग पर्सन माना जाता है, और एलएलपी अलग पर्सन है। इसलिए पर्सन चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। और कुछ आपको कुछ भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो फर्म थी पुरानी, या फिर आपकी जो भी कंपनी थी, अब वो क्या हो जाएगी? अब डिसॉल्व हो जाएगी और उसको रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपकी फर्म थी तो आपका जो रिकॉर्ड था वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में था, वो अब वहाँ से नाम हटा देगा। और अगर आपकी कंपनी थी तो आपका रिकॉर्ड जो था वो आरओसी के पास था, वो वहाँ से उसके अपने रजिस्टर में से आपका रिकॉर्ड हटा देगा। तो आपकी जो रिस्पेक्टिव फर्म या जो कुछ भी कंपनी थी वो अब डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद दोस्तों फॉरेन एलएलपी का मतलब हमने देखा है। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है उससे रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। दोस्तों ये जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रूल्स बना सकती है रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया। सारे एलएलपी के रूल्स नहीं बना सकती है, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, उसका कोई ऑफिस होगा इंडिया में, तो उस ऑफिस से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोविजंस बनाएगी, जो कुछ भी रूल्स बनाएगी, उसका पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इसको स्टार मार्क कर दो। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। आपको पूछा जाता है कि वाइंडिंग अप कैसे होता है, डिसोल्यूशन कैसे होता है एलएलपी का, और उसमें भी आपको स्पेशली पूछा जाता है कि ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मीन्स कोर्ट, ट्रिब्यूनल जो है, कोर्ट जो है, कब कौन से सर्कमस्टेंसेस में इंटरफेयर करता है और डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करता है। तो दोस्तों एक एलएलपी वाउंड अप हो सकती है बाय द ट्रिब्यूनल इन सारे केसेस में। मीन्स कोर्ट में एलएलपी को वाउंड अप करने का या फिर डिसोल्यूशन पास, उसके लिए उसको डिसोल्व करने का ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है इन सर्कमस्टेंसेस में। पहला सर्कमस्टेंसेस क्या है? अगर एलएलपी खुद डिसाइड कर रही है, एलएलपी खुद डिसाइड कर रही है कि एलएलपी को वाउंड अप कर दिया जाए, लेकिन वाउंड अप वो किसके थ्रू होना चाहती है? ट्रिब्यूनल के थ्रू। म्हणजे से फॉर एग्जांपल एलएलपी है, उसके पार्टनर्स है ए बी सी। अब ये सारे पार्टनर्स, एलएलपी डिसाइड कर रही है, मुझे पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं। अब सारे पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि हम ये एलएलपी को वाउंड अप करेंगे, लेकिन वाउंड अप किसके थ्रू होगा? ये ट्रिब्यूनल के थ्रू ही होगा, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही होगा। तो जब एलएलपी खुद डिसाइड करती है, मीन्स एलएलपी के सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम वाउंड अप कर देंगे एलएलपी का बिजनेस और ट्रिब्यूनल के थ्रू ही करेंगे, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे ही करेंगे। क्लियर? सेकंड, अगर ऐसा हुआ कि आपकी जो एलएलपी है, एलएलपी में मान लो दो पार्टनर्स थे ए और बी, अब बी की जो है डेथ हो गई, अब बी की डेथ हो गई, तो अब ए अकेला बच गया। अब हमने ये देखा था दोस्तों, हमारा जब चैप्टर शुरू हुआ था एलएलपी का, तो हमने देखा था कि अगर कभी ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुआ कि जहाँ पे पार्टनर की जो संख्या है वो 2 से कम हो गई, मीन्स एक ही हो गई, अब अकेला पार्टनर है, और अकेला पार्टनर जो है ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एलएलपी का, तो दोस्तों हमने देखा था इसको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर दूसरा पार्टनर लाना ज़रूरी है। अगर दूसरा पार्टनर नहीं लाएगा ये, तो फिर ए की जो लायबिलिटी है ये क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। ए की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे भी वही प्रोविजन है, यहाँ पे कहा गया है कि 6 महीने के बाद इसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो जाएगी, और 6 महीने के बाद ट्रिब्यूनल चाहे तो ये एलएलपी को वाउंड अप भी कर सकता है। वो कह सकता है कि दूसरा पार्टनर है ही नहीं, और एलएलपी तभी रह सकती है जब कम से कम 2 पार्टनर उसमें होने चाहिए। तो इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, if for a period of more than 6 months the number of partners of the LLP is reduced below 2, तो 2 से कम हो गए, तो हमने पहले तो देखा था लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, और ट्रिब्यूनल जो है ये एलएलपी को वाउंड अप करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस सर्कमस्टेंसेस में भी ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है एलएलपी को। क्लियर?
फिर थर्ड केस, कब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा एलएलपी को वाउंड अप करने के लिए? जब एलएलपी जो है ये अपनी डेट्स पे नहीं कर पा रही है, एलएलपी अपनी जो लाइबिलिटीज़ है वो पे नहीं कर पा रही है, वो अपने लोन्स चुकता नहीं कर पा रही है, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है कि एलएलपी का जो बिजनेस है इसको वाइंड अप कर दो, इसको डिसॉल्व कर दो। ठीक है। और जब एलएलपी ने ऐसा कुछ एक्ट किया होगा जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, मीन्स अपने देश के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, या फिर स्टेट की या फिर पब्लिक ऑर्डर की सिक्योरिटी के खिलाफ है, मीन्स उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो देश की अखंडता को भंग करता है, तो फिर उस केस में एलएलपी को वाउंड अप कर दिया जाएगा, ट्रिब्यूनल उसके लिए ऑर्डर पास करेगा। ठीक है। या तो फिर एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है, किस में डिफॉल्ट किया है? उसने डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने चाहिए थे। दोस्तों आज का हमने लेक्चर शुरू किया तो उसमें देखा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने होते हैं। एक तो उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होता है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये उसको हर साल फाइल करना जरूरी है। अगर ये उसने इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट भी अगर फाइल नहीं किया ना, तो एलएलपी वाउंड अप हो सकती है। लेकिन 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स तक उसने फाइल नहीं किया है, तो लगातार 5 सालों से वो डिफॉल्ट कर रही है, लगातार 5 सालों से। 1 साल 2 साल किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसको वाउंड अप नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार उसने एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी फाइल ही नहीं किया, तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर सकता है एलएलपी को वाउंड अप करने का। उसके बाद लास्ट केस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी एलएलपी को वाउंड अप किया जा सकता है। अगर ये 6 केसेस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है। उसके बाद वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो रूल्स है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो रूल्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है वो रूल बनाने का। अब दोस्तों आते हैं मिसलेनियस बातों के ऊपर, कुछ छोटी मोटी बातें देख लेंगे, जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ पार्टनर विद एलएलपी। अब मान लो जैसे एलएलपी है, इसमें 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। अब बी का मान लो कोई और बिजनेस भी है, बी का मान लो कोई और बिजनेस भी है, इसका सेपरेट बिजनेस है, ये सिर्फ बी ही हैंडल करता है। क्लियर। अब बी चाहे तो एलएलपी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों वही बात कही गई है कि बी चाहे तो ट्रांजैक्शन कर सकता है एलएलपी के साथ में ही, और ये जो ट्रांजैक्शन करेगा इसमें बी के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी या फिर राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो सेम टू सेम होगी। अगर कोई और पर्सन एलएलपी के साथ ट्रेड करता तो मान लो बी ने जो ये ट्रांजैक्शन किया है, अगर यही ट्रांजैक्शन कोई और पर्सन करता, थर्ड पार्टी करती, तो उसके पास जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती, उसके पास जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती, वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बी के पास भी होगी। तो वही बात कही है, मान लो अगर पार्टनर है वो मनी लेंड कर रहा है, खुद ही मनी लेंड कर रहा है, मान लो पैसों की ज़रूरत थी तो बाहर से लोन न लेके पार्टनर ने ही लोन दे दिया, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलती थी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसकी होती थी थर्ड पार्टी की, वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज अब बी की भी रहेगी। ठीक है। तो सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलने वाली है। अब सिर्फ यहाँ पे मनी लेंडिंग से रिलेटेड नहीं है, कोई भी बिजनेस किया होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कोई भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट की जो एलएलपी को अप्लाई हो सकती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कि कंपनीज एक्ट की प्रोविजन एलएलपी को लगाई जाए। वैसे तो एलएलपी को किसकी एक्ट लगती है, किसकी प्रोविजंस लगती है, एलएलपी एक्ट की प्रोविजंस लगती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी किसी भी एलएलपी के ऊपर कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस भी लगा सकती है, सिलेक्टेड प्रोविजंस लगा सकती है। ठीक है। तो उसको स्पेसिफाई करना होगा और एलएलपी के ऊपर अप्लीकेबल होगी, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, मॉडिफिकेशंस हो या फिर एडाप्टेशन हो। तो एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट तो लगता ही है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा नोटिफिकेशन लाती है कि अब कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस इसको लगाओ, तो फिर उस केस में एलएलपी के ऊपर वो लग जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है। फिर हर एक नोटिफिकेशन जो आएगा वो पहले 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों
जो लोकसभा और विधानसभा है, दोनों में वो पास होना चाहिए। दोनों में अगर नोटिफिकेशन पास होगा तो ही अप्लीकेबल होगा। अगर दोनों में से कोई भी रिजेक्ट कर रहा है या फिर दोनों में से कोई भी बोल रहा है कि उसको मॉडिफाइड कर दो, उसमें चेंजेस लाओ, और चेंजेस लाने के बाद ऐसे आप नोटिफिकेशन इशू करो, तो जो चेंजेस लाने के बाद उन्होंने बोला है वही नोटिफिकेशन अप्लीकेबल होगा। मैं इस बोलने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स तो बनाएगी, नोटिफिकेशन तो देगी, लेकिन नोटिफिकेशन पहले दोनों जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें पास होना चाहिए। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कहा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर करना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। आप उसकी कॉपी भी ले सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिकली जो फाइल किया होगा या सबमिट किया होगा। तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फाइल किया है या फिर सबमिट किया है रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार चाहे तो आगे क्या बोला है, रजिस्ट्रार उसको किसी को भी कॉपी चाहिए तो रजिस्ट्रार दे सकता है, और रजिस्ट्रार जब देगा तो सर्टिफाई करके देगा, उसके ऊपर वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के देगा। और ये जो सर्टिफिकेट उसने ये जो डॉक्यूमेंट्स उसने रजिस्ट्रार ने दिए हैं डिजिटल सिग्नेचर लगा के सर्टिफाई करके, इसको ही ट्रू कॉपी माना जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ने दिए हैं सर्टिफाई करके, इसको हम एविडेंस मान के कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एडमिसिबल कर सकते हैं, मीन्स इसको एविडेंस माना जाएगा। तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट किए, एक एलएलपी ने रजिस्ट्रार को दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब वो रजिस्ट्रार किसी को भी कॉपी चाहिए तो उसकी दे सकता है। रजिस्ट्रार जब देगा उसके ऊपर उसको सर्टिफाई करेगा, उसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के देगा, और ये जो डॉक्यूमेंट उसने रजिस्ट्रार ने दिए है इसको कोर्ट में एज अ एविडेंस करके प्रेजेंट किया जा सकता है दोस्तों। इसको कोई चैलेंज नहीं है। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो इक्वल टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसी रहेगी। इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मान के ही ट्रीट किया जाएगा जो रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई करके दी है। ठीक है। फिर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने सप्लाई की है रजिस्ट्रार के पास में, उसको रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई किया है, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करके उसको वो जो एविडेंस है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रार के पास सप्लाई की थी और रजिस्ट्रार ने उसको सर्टिफाई करके किसी को दे दिया, रजिस्ट्रार ने उसको सर्टिफाई करके किसी को दे दिया, तो उसको एडमिट किया जा सकता है एज अ एविडेंस, और इसको कोई चैलेंज नहीं है। अगर कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूव हुआ, कुछ आपने प्रूव किया कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो फिर उस केस में गलत हो सकते हैं, नहीं तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट्स गलत है, तब तक वो सही माने जाएंगे। जो भी पर्सन ये बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, उसको वो प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव कर पाया तो ठीक है, नहीं प्रूव कर पाया तो रजिस्ट्रार ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसको सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। दोस्तों इस सेक्शन में कहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिटर्न जो फाइल करोगे, ऊपर जो हमने देखा था 6 महीने में फाइल करना होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, और विद इन 60 डेज आपको फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट या जो कोई भी रिटर्न आपको फाइल करना होता है, वो टाइम लिमिट उसकी दी हुई है, उस टाइम लिमिट में ही आपको करना है। तो कोई फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेनल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो टाइम पीरियड में नहीं किया, जैसे मान लो 6 महीने के अंदर करना है या फिर 60 डेज में करना है, 60 डेज हो गए, 6 महीने हो गए, आपने फाइल ही नहीं किया, तो आप 300 डेज इसके आगे 300 डेज आप उसमें भी फाइल कर सकते हो, और आपको ये फाइलिंग करने के लिए 100 रुपीज़ पर डे का एडिशनल फ़ी भरना पड़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल 31 मार्च को हमारा ईयर ख़त्म होता है, तो 6 महीने के बाद विद इन 6 मंथ्स आपको 30 सितंबर तक आपको अपना जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है और सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये फाइल करना था 30 सितंबर के पहले। अब मान लो आपने नहीं किया, तो इसके बाद आप 300 डेज है आपके पास, और एक चांस है 300 डेज के अंदर फाइल कर दो। लेकिन आप जब ये जितने भी दिन लेट करोगे, हर दिन का आपको 100 रुपीज़ एडिशनल फ़ी भरना पड़ेगा। तो एडिशनल फ़ी भर के भी आप कर सकते हो फाइलिंग। क्लियर। और जैसे यहाँ पे 60 डेज था, तो 60 डेज खत्म हो गए, आपने फाइल नहीं किया, तो वहाँ से लेके 300 डेज आपके पास है एडिशनल। इस 300 डेज में आप फाइल कर सकते हो। जितने दिन आप लेट करोगे आपको 100 रुपीज़ पर डे का एडिशनल फ़ी लगेगा। और 300 डेज के बाद आपको तो पेनल्टी बहुत हेवी लगेगी,
क्लियर, तो वही बात कही गई है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम अपने इस एक्ट के लास्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमको देखना है कि एलएलपी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म से कैसे अलग होती है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स है जैसे कि पार्टनरशिप है उससे कैसे अलग होती है, तो एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। फिर हम इसके बाद देखेंगे एलएलपी और कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये बहुत ईजी है, चलो फास्ट में इसको देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, पहले बताओ कौन सी एक्ट गवर्न करती है इसको एलएलपी को, तो एलएलपी एक्ट 2008। इसको कौन सी एक्ट गवर्न करती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, जी हाँ। पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है, जी नहीं दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपको याद होगा तो हमने क्या देखा था, इधर की कंपनी बाहर की कंपनी, इधर की एलएलपी बाहर की एलएलपी। तो एलएलपी जो है बॉडी कॉर्पोरेट में आता है, इसलिए एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी का होता है क्या, फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, नहीं, ये पार्टनर से अलग नहीं होता है। यहाँ पे एलएलपी का जो क्रिएशन है कैसे होता है, बाय लीगल प्रोसेस, इसको लॉ ने क्रिएट किया है। जो फर्म है ये बाय एग्रीमेंट क्रिएट होती है बिटवीन द पार्टनर्स। उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वॉलंटरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो रहेगी, एक रजिस्टर्ड फर्म ही थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मीन्स कोई पार्टनर आएगा कोई जाएगा, लेकिन एलएलपी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी पार्टनर के जाने की वजह से एलएलपी का डिसोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टनर अगर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कि कोई रिटायरमेंट लेता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कोई भी पार्टनर जाने की वजह से उसके एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद एलएलपी का जो नाम है उसके एंड में एलएलपी लिखना जरूरी है, एज अ सफिक्स लगाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। फिर लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। कितनी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने एग्री किया होगा। तो जब एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उतना ही उसका लायबिलिटी रहेगा हर एक पार्टनर का। हाँ, लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उस केस में उसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पे हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। फिर म्यूचुअल एजेंसी का हमने देखा था, यहाँ पे हर एक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ बाइंड करेगा एलएलपी को, बट दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करेगा क्या, नहीं। यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है हर एक पार्टनर फर्म को भी बाइंड करेगा एज वेल एज अदर पार्टनर्स को भी बाइंड कर देगा। यहाँ पे डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, तो हमने इस एक्ट में पढ़ा कि कम से कम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, और उसमें से कम एक डेसिग्नेटेड पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे डेसिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमने नहीं देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कॉमन सील हो सकती है, मे बोला है, हो सकती है, ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल सील का कोई, कॉमन सील का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने इसमें नहीं पढ़ा। फिर लीगल कंप्लायंसेस हमने देखा, यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस जो फुलफिल करने होते हैं वो सिर्फ डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को ही फुलफिल करने होते हैं, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सारे पार्टनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हो सकता है पार्टनर्स ज़्यादा है, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स कम है, हो सकता है 5 पार्टनर होंगे, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स 3 ही होंगे या 2 ही होंगे। तो अगर लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हुए तो उन 2-3 जो भी हमने डेसिग्नेटेड पार्टनर्स बनाए सिर्फ उनको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहाँ पे अगर 5 पार्टनर है तो फर्म के केस में अगर 5 पार्टनर्स है तो 5 को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्लियर। उसके बाद एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमने देखा एलएलपी एक्ट में कि एलएलपी को फाइल करना होगा एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये दोनों उसको 6 महीने के अंदर फिलअप करने होते हैं और रजिस्ट्रार के पास में फाइल करने होते हैं। एनुअल रिटर्न भी उसको देना होता है रजिस्ट्रार के पास में विदिन 60 डेज, ये हमने देखा था। और पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। फिर फॉरेन पार्टनरशिप में कहा है कि फॉरेन नेशनल्स जो है ये भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन नेशनल जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। फिर माइनर एज अ पार्टनर, दोस्तों हमने एलएलपी में माइनर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो माइनर को एलएलपी के बेनिफिट्स में एडमिट नहीं किया जा सकता है, माइनर का कोई पॉइंट ही नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था तो देखा था माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, लेकिन माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया जा सकता है।
और उसको एडमिट करने से पहले प्रायर कंसेंट लेना होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। तो सारे पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स माइनर को पार्टनरशिप की बेनिफिट्स में एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों देखेंगे एलएलपी और कंपनी में क्या फ़र्क है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी दोनों आ गई, अनलिमिटेड कंपनी नहीं आई। तो यहाँ पे कौन सी एक्ट गवर्न करती है एलएलपी को, एलएलपी एक्ट। यहाँ पे कौन सी एक्ट गवर्न करती है, कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स और पार्टनर्स, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सन्स उनको पार्टनर कहा जाता है, और यहाँ पे जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उनको शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है एलएलपी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट या फिर बाय एग्रीमेंट। वही तो दोस्तों हमने देखा ना एलएलपी का, जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें देखा था फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो पार्टनरशिप के जैसे होती है। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अपना वो खुद बना सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कंपनीज एक्ट जैसा बोलेगी वैसा ही उनको स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक सीईओ रखना कंपलसरी है, एक सीएफओ होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर लॉ ने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है, वो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से ही उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना उनके हाथ में, कैसा बनाना है पार्टनर्स के हाथ में। फिर यहाँ पे एलएलपी के एंड में वर्ड यूज़ करना होता है एस सफिक्स एलएलपी। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड यूज़ करना है। तो ऐसे सफिक्स लगाने ज़रूरी है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स, कोई लिमिट नहीं है, हमने यहाँ पे देखा था। फिर प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म मीन्स एलएलपी वगैरह कोई भी मेंबर बन सकती है। उसके बाद में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। दोस्तों ये भी हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी देखा था, तो यहाँ पे भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लेकिन ये लिमिट जो है ये कैसे डिसाइड होगा, ये उनके एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने बोल के रखा है वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। तो हर एक पार्टनर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन एग्री करके रखा है सिर्फ उसकी लाइबिलिटी उतनी ही मानी जाएगी। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, शेयर्स की जो अनपेड अमाउंट होगी उतना। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट कौन देखता है, पार्टनर्स देखते हैं, इंक्लूडिंग डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, जिसको ऑथोराइज किया गया है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो सब बिजनेस मैनेज करेंगे। और यहाँ पे मेंबर्स मैनेज नहीं करते हैं, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, यहाँ पे हमने देखा मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। इंडिविजुअल्स जो होते हैं एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स जो इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, और उसमें से कम एक जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया ही होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल जो था आज का जो लेक्चर था ये बहुत ईजी कंटेंट था, और हम आज के इसमें एक तो डिफरेंस वाला ये जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट है, और एक मैंने आपको बताया वो ट्रिब्यूनल के केसेस, कौन से केसेस है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें एलएलपी को वाउंड अप किया जा सकता है बाय ट्रिब्यूनल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज का। बाकी का जो है एक बार आप ओवरव्यू कर लोगे तो भी चल जाएगा। दोस्तों हमारा जो एलएलपी एक्ट है यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में दोस्तों मैं न्यू एक्ट स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।